नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज, इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल न्यूज मीडिया। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में कल रात में भारी गिरावट देखी गई। तो क्या चांदी का जो बुलबुला है वो फूट चुका है, या सोने में और गिरावट आएगी, या चांदी में बुलबुला था भी या नहीं, इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी विनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी, नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार वीरेन जी। सो मनोज जी, अगर हम बात करें चांदी के भाव की, तो एक दिन में 1,10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में, 30% से ज्यादा की गिरावट, 30% से ज्यादा की गिरावट आई वहां पर। क्या ये एक बुलबुला था चांदी का जो फूट चुका है? नमस्कार वीरेन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और आपको यहाँ पे मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि आप जब जब भी इतनी बड़ी कोई भी इवेंट होती है, या चाहे वो बड़े डेटा हो या कोई फेड की पॉलिसी की मीटिंग हो, तो उसका आप यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे जो कवरेज है वो निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए लेकर के आते हैं। कल भी जब मार्केट फॉल था और हम यहाँ पे मार्केट की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, तो उस समय भी रात को मैं देख रहा था कि आप वहां पे निवेशकों को जो है लगातार अपडेट कर रहे थे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि आपका जो ये प्रयास है सराहनीय रहेगा। जहां तक चांदी का सवाल है, तो हम कह सकते हैं कि बुलबुला था भी और नहीं भी। बुलबुला नहीं इसलिए है क्योंकि जो फंडामेंटल की बनिस्पत चांदी में हमने इतनी बड़ी तेजी देखी, चाहे वो वर्ष 2025 में हो या 26 के शुरुआत से जो हमने इस महीने के समाप्ति तक देखी, तो कोई भी किसी भी एसेट क्लास में इस तरह की जो तेजी है बिना फंडामेंटल्स के नहीं आती है। लेकिन इसको बुलबुला हम इसलिए कहेंगे कि जो 2025 में हमने एक बड़ी बढ़त जो है इस असेट क्लास में देखी थी, और उसके बाद वर्ष 2026 में हम ऐसा मान रहे थे कि मार्केट थोड़ा स्टेबल होकर के फिर चलेगा। लेकिन जो वर्ष के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे चांदी के, वो शुरुआत के एक महीने में ही हासिल होते हुए नजर आए। मतलब एक साल की जो चाल थी मार्केट की, वो एक महीने में हुई। तो जब भी कोई ओवर स्पीडिंग, या अगर हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित मूव आता है, तो उसके बाद मार्केट पे एक विराम लगना जरूरी होता है। अब ये विराम जो है, जब हम जहां मैंने ओवर स्पीड इसलिए शब्द यूज किया कि जब हम जरूरत से ज्यादा तेज गति से वाहन को भगाते हैं और फिर वहां पे अगर एक्सीडेंट होता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या अंजाम होता है। तो वही अंजाम जो है कल चांदी का हुआ कि एक जिस अप्रत्याशित गति से जो हमने जनवरी महीने में बढ़त देखी थी, तो उसका विराम भी जो है उसी रूप में लगता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल्स का हम आज से अभी तक जिक्र करते हुए आए हैं आपके शो के माध्यम से, तो वो फंडामेंटल सारे यथावत है, उनमें कोई बदलाव आया नहीं है। केवल एक जो बड़ा बदलाव कल आया वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने नए फेड के चेयरमैन को नॉमिनेट किया है। और उनके नॉमिनेशन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक थोड़ा सा भय का वातावरण बना, और उस भय के वातावरण में मार्केट जो है एक बड़ा पैनिक दिखाता हुआ नजर आया। और ये पैनिक इसलिए भी बना क्योंकि मार्केट एक करेक्शन के लिए तैयार था, और ऐसे समय में इस तरह की न्यूज आना कि जो नए फेड चेयरमैन है वो डॉलर की मजबूती के पैरोकार है, साथ ही वो क्रिप्टो मार्केट के भी बड़े पैरोकार हैं। तो उस चिंता के कारण मार्केट में एक बड़ी पैनिक सिचुएशन बनती हुई नजर आई। और जो करेक्शन वहां पे एक या दो महीने में होने थे, वो हमने सिंगल डे में होते हुए देखे। और हम कह सकते हैं कि जो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट चांदी की एक दिन की, वो कल होती हुई नजर आई वीरेन जी। सर, सोने में भी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कल ही देखी गई है, चांदी के साथ साथ। आपको क्या लग रहा है, चांदी के मुकाबले सोना ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? देखिए, सोना हमेशा से ही चांदी के मुकाबले हमेशा स्टेबल रहा है। इवन हम इस रैली की भी बात करें तो सोने ने चांदी के मुकाबले कम बढ़त दिखाई थी। तो इसलिए हमने जब फॉल देखा, तो वहां पे सोने में फॉल भी जो है चांदी के मुकाबले कम आया। और इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम जो गोल्ड सिल्वर रेशियो की बार बार बात करते हैं, तो हमने वर्ष 2025 के अक्टूबर नवंबर में गोल्ड सिल्वर रेशो को 105 के ऊपर जाते हुए देखा था, जो कि नॉर्मली 80-85 के रेंज में जो है मूव करता था। तो हमने देखा था कि वहां पे चांदी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही थी सोने के सामने। तो जब ये रेशो रिवर्स होता हुआ नजर आया, तो अभी हमने देखा कि जनवरी में ये रेशो 45 के स्तर को भी ब्रेक कर चुका था। मतलब चांदी सोने के मुकाबले काफी बड़ी रफ्तार से जो है बढ़ती हुई नजर आई। आइडियली रेशियो यहाँ पे 55 से 60 की रेंज में जो है वो माना जाता है कि वो एक ऑप्टिमल रेशियो रहता है, जो कि लंबे समय से चला आ रहा है।
लेकिन जो रेशो है वो बाद में 80-85 की रेंज में जो है वो घूम रहा था, मतलब चांदी अंडर परफॉर्म थी सोने के मुकाबले। अब हम कह रहे हैं कि चांदी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया सोने के मुकाबले, तो सोना अभी भी यहाँ चांदी के मुकाबले स्टेबल और ज्यादा, हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग जो है कमोडिटी है आने वाले समय में भी। और जो रेशो जो डी बेस हम कह सकते हैं कि हो गया था, वो ग्रेजुअली फिर एक बार जो है उस रेंज में हम कह सकते हैं कि 55 से 60 की रेंज में आता हुआ नजर आएगा। तो या तो सिल्वर यहाँ से थोड़ा और करेक्ट हो जाए या गोल्ड वहां से थोड़ा बढ़ जाए, तो वो रेशो फिर मैच हो जाए। तो ये सिचुएशन आने वाले समय में बन सकती है वीरेंद्र जी। सर, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ लिए थे उनके मन में भी भारी चिंता है कि इतनी बड़ी गिरावट, और कल मार्केट तो, चूंकि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ तो इंडियन मार्केट जो शेयर मार्केट है उसके हिसाब से चलते हैं, पर रात में तो बहुत ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली। कल संडे के दिन, बजट के दिन मार्केट खुलेगा, एनएसई बीएसई एमसीएक्स तीनों खुलेंगे, तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भी वहां पर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लग रहा है, जो ईटीएफ वाले हैं उनको चिंता करने की जरूरत है? देखिए, ईटीएफ वालों को चिंता इसलिए नहीं करना चाहिए वीरेंद्र जी, क्योंकि जो ईटीएफ के निवेशक रहते हैं न, सामान्यतः वो लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। और इस तरह के बड़े मार्केट फॉल में पैनिक करना उनके जो निवेश है उसमें नुकसान करने वाली ही बात होगी। और जब भी हम देखते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आता है, उसके बाद मार्केट स्टेबल होकर के फिर अपनी चाल चलने लगता है। तो जो ईटीएफ के निवेशक हैं उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि उनको मार्केट में पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो करेक्शन होना था बड़ा, वो मार्केट ने पिछले 2 सेशन में दिखाया है। तो अब वर्तमान स्थिति पे मार्केट में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 40% के करेक्शन के बाद मार्केट और 7-8% का करेक्शन दिखा दे, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके फिर अपनी चाल चलता हुआ नजर आएगा। सोने और चांदी के फंडामेंटल्स में कोई बड़े बदलाव हुए नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि अब यहां से और जो बड़ा मार्केट में क्रैश आने वाले समय में देखने को मिल जाए। तो जो ईटीएफ के निवेशक हैं उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे निवेशक जो हमारे पास काफी दिनों से फोन कॉल भी आ रहे थे, जो निवेश की शुरुआत करना चाह रहे थे और कर नहीं पाए थे, तो उनके लिए अब ये निवेश करने का सही मौका भी आ गया है कि वो इस गिरावट के बाद अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग एसआईपी के रूप में निवेश करना चाह रहे थे, तो वो अब यहाँ पे अपने एसआई नए एसआईपी की भी शुरुआत जो है कर सकते हैं। तो ईटीएफ के निवेशकों को यहाँ पे वर्तमान लेवल पे पैनिक नहीं होना चाहिए, मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें। अगर आपको मार्केट से निकलना भी है तो 1 से 2 वीक मार्केट को स्टेबल होने दें फिर निकलें, ताकि आपकी पोजीशन पैनिक में जो है एग्जिट ना हो वीरेंद्र जी। सर, क्या ये गिरावट, इतनी बड़ी भारी गिरावट, खरीद का मौका आ चुका है? चाहे जिनको शादी के लिए खरीदारी करनी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदारी करनी हो, चाहे जो हमारे दूसरे भाई लोग जो खरीद बिक्री करते हैं, उनके लिए अब क्या ये मौका बन गया है कि चलिए इतनी गिरावट आ गई जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, तो खरीदारी का मौका है क्या ये, या और गिरावट यहां से और बनेगी अभी? देखिए, जिनको शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आप वहां पे व्यापार करने के लिए नहीं ले रहे हैं। और शादी ब्याह की जो खरीदारी है वो हमको हर हाल में करना रहती है। और ये हम कह सकते हैं कि मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद कीमतें, सोना 20% और चांदी 40% करेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से वो खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडर्स को यहाँ पे अगले 1 से 2 सप्ताह कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें। जो निवेशक यहाँ पे सोना और चांदी के ईटीएफ में पैसा लगा रहे थे या और भी हार्ड असेट में लगा रहे थे, मतलब वो फिजिकल डिलीवरी लेकर के रख रहे थे, तो यहाँ पे वो टॉप अप कर सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद में। नए निवेशक जो निवेश के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए निश्चित रूप से मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है कि अब वो अपने निवेश की शुरुआत इन स्तरों से कर सकते हैं वीरेन जी। तो सर, अगर हम बात करें अभी, अब क्या लग रहा है आपको सोने का भाव अगर हम देखें, क्या फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है? और अभी भी जो गोल्ड है, चांदी में तो चलिए 30% की गिरावट आई, पर गोल्ड में उतनी बड़ी भारी गिरावट नहीं देखी गई। गिरावट तो आई। आपको क्या लग देखिए रहा है वीरेन कि जी, अब? जी। फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है। सोने में मैं मान के चल रहा था कि $4,980 जो है वो सोने के लिए मजबूत सपोर्ट रहेंगे, लेकिन कल के मार्केट में हमने वो ब्रीच होते हुए देखे। लेकिन एक चीज अभी भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस मंथ का जो क्लोज है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो वहां पे जो है इतने बड़े करेक्शन के बाद भी मार्केट ने अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाया है। अब यहाँ से इतने बड़े करेक्शन के बाद हो सकता है कि मार्जिन कॉल के चलते
या जिन लोगों के पास जहाँ पे मार्जिन के शॉर्टेज थे, या जिन्होंने पैसा कहीं दूसरे सोर्सेज से अरेंज करके मार्केट में लगाया था तो उनको लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई के चलते मार्केट में हो सकता है कि वर्तमान लेवल से 8 से 10% करेक्शन और हम होते हुए देखें। लेकिन मार्केट में जो एक बड़ा फियर फैक्टर था वो अब यहाँ से खत्म हो चुका है। और हम कह सकते हैं कि जो फोमो था, एक जो यूफोरिया था, वो भी इस मार्केट की गिरावट से यहाँ पे आने वाले 8 से 10 दिनों में खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अगले 8 से 10 दिन मार्केट को स्टेबल होने दें, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सोने में अब यहाँ से जो है वापिस से कोई बड़ी गिरावट आएगी। सोना कहीं ना कहीं जो 1,37,700, 1,40,000 के जो लेवल्स हम पहले भी बता रहे थे आपको कि वर्ष के लिए वो काफी अहम लेवल रहेंगे, तो हमारा मानना है कि वो लेवल यहाँ पे मार्केट एक बार रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और वर्ष 2026 के लिए हमारा मानना है कि अभी भी कीमतें यहाँ $6,000 तक इंटरनेशनल मार्केट में 2026 के आखिर तक जा सकती है। भारतीय बाजारों में भी जो 2 लाख तक के जो हम लेवल्स मान करके चल रहे थे, अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है फंडामेंटल्स को देखते हुए कि मार्केट वो लेवल्स को फिर एक बार टच कर ले। जहां तक चांदी का सवाल है तो उसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन एक जो बड़ा सीवियर फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रेजुअली कर रहे थे, लेकिन सिंगल डे में होता हुआ नजर आया है। चांदी में हमारा मानना था कि यहाँ पे $88 के नीचे कीमतें जाती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन हमने वहां भी वो लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। मेरा मानना है कि $67-68 चांदी के लिए अब काफी मजबूत सपोर्ट रहेंगे। तो वर्तमान लेवल से और 10% हम मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चांदी एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो 2,50,000, 2,60,000 के आसपास स्टेबल होती हुई नजर आएगी। ग्रेजुअली वहां से कंसोलिडेट करके फिर एक बार अपसाइड मोमेंटम उसमें बनता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि हम वर्ष 2026 के आखिर तक फिर एक बार कीमतों को $100 के पार जाते हुए देखें, और भारतीय बाजारों में भी हम 3,50,000 के पार फिर एक बार कीमतों को जाते हुए देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक बड़े फॉल की संभावना थी वो मार्केट कर चुका है। निवेशकों को बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे संयम अगले 1 से 2 सप्ताह बरतना चाहिए। जब मार्केट चांदी का 4 लाख के ऊपर था तब भी हम यही कह रहे थे कि मार्केट में अब संयम बरतना चाहिए, एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पे जो एग्रेशन है, निचले स्तरों पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होने दे फिर अपनी पोजीशन बनाए। फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं। सर ये मार्जिन कॉल क्या है? जैसे सीएमई ने भी मार्जिन बढ़ा दिया, फिर उसकी गिरावट, पिछली बार भी मार्जिन बढ़ाया था तब भी गिरावट आई थी। क्या चक्कर है ये मार्जिन का? देखिए, मार्जिन कॉल जो है ये एक हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का टूल होता है। और रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जब आप फ्यूचर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं तो 100% पैसा नहीं लगाते हैं, कुछ मार्जिन वहां पर देते हैं। तो आप जैसे अगर 100 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका जैसे इनिशियल मार्जिन 10 रुपया दे रहे हैं, लेकिन किसी असेट क्लास में अगर उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो फिर एक्सचेंज और रेगुलेटर समय समय पे उस मार्जिन को रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था कि सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त जो है वो अप्रत्याशित हुई थी, तो वहां पे जो मार्केट रेगुलेटर है लगातार उसके ऊपर नजर बनाए हुए थे, और मार्जिन वहां पे वो लगातार बढ़ा रहे थे। चांदी में कल की अगर मैं बात करूं तो जो मार्जिन भारतीय बाजारों में था वो लगभग 30% के आसपास का था, और सोने में भी लगभग 22 से 25% के आसपास के मार्जिन थे। और ये मार्जिन होने से हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता हुआ नजर आया। इतनी बड़े फॉल के बाद भी हमने आज पेपर में कोई ब्रोकर के डिफॉल्ट होने की न्यूज नहीं देखी, और ब्रोकर भी वहां पे कोई बड़े क्लाइंट डिफॉल्ट से बचता हुआ नजर आया। तो ये जो मार्जिन रहता है, आप जो भी असेट क्लास में ट्रेड करते हो, उस असेट क्लास में ट्रेड करने के लिए और मार्केट की हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर रिस्क मैनेजमेंट को सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मार्जिन जो है वो कलेक्ट करते हैं, और जब वॉलेटिलिटी होती है तो मार्जिन को रिवाइज करते हैं। तो जब वहां पे हमने अप्रत्याशित उठापटक देखी तो वहां पे रेगुलेटर ने मार्जिन में और वृद्धि की, मतलब जो 30% वाले मार्जिन है वो उन्होंने बढ़ाकर 35 या 40% कर दिए। तो जब आपको अपनी पोजीशन को इंटेक्ट रखने के लिए एडिशनल मार्जिन की भरपाई करनी पड़ती है और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में भी आपको अपनी पोजीशन को वहां पे स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो मार्जिन कॉल के चलते भी मार्केट में ट्रिगर आए, नए फेड चेयरमैन के नॉमिनेशन से भी मार्केट में ट्रिगर आए, कल यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए थे पीपीआई के वो भी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आए, तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में पैनिक था। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन का वेट कर रहा था, और ऐसे समय में सारे घटनाक्रम का एक साथ संयोजित हो जाना, तो उसके चलते जो पैनिक था वो कल ज्यादा बड़े रूप में देखने को मिला। वीरेंद्र जी। सर मुझे ये समझाइए, ये फेड के इंडिपेंडेंस और फेड के चेयरमैन,
क्या ये इतना बड़ा कारण था कि जिसके बाद उनका सुबह, जैसे ब्लूमबर्ग ने खबर दी, हम लोगों ने उस समय चलाया भी था कि केविन वॉश हो सकते हैं, जब से सुबह से ये अनाउंसमेंट आया कि नए फेड चेयरमैन ये व्यक्ति बनेगा, तभी से भाव ने एक गिरावट दिखाना शुरू कर दी थी। तो क्या इतना बड़ा प्रीमियम था $500 का फेड के इंडिपेंडेंस का? क्या ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वो नए चेयरमैन बनेंगे, आगे जाके दरों को लेकर उनका क्या रुख रहेगा, या मौजूदा फेड चेयरमैन अभी मई तक रहेंगे। तो ये इसलिए भी समझना जरूरी है। और सिल्वर में भी क्या इतना बड़ा प्रीमियम सिर्फ फेड के इंडिपेंडेंस का था जो निकला? नहीं, यहाँ पे गोल्ड में हम कह सकते हैं कि फेड इंडिपेंडेंस को लेकर के निश्चित रूप से प्रीमियम था जो निकलता हुआ नजर आया। प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जब किसी भी मार्केट में हम देखते हैं कि जब सेलिंग बनती है, तो फिर जो निवेशक जिन्होंने सेलिंग करने का मन नहीं बनाया था लेकिन मार्केट में गिरावट आती है, तो फिर ऐसे समय में वो भी सोचते हैं कि एक बार हमको बेच के निकलना है, कल का कल देखेंगे। तो उसके चलते जो सेलिंग है वो इंटेंस हो जाती है, तो वो कल हमने होते हुए देखा। लेकिन फेड के इंडिपेंडेंस को लेकर के निश्चित रूप से मार्केट में प्रीमियम था, वो कल निकलता हुआ नजर आया। और दूसरा सवाल आपने जो चांदी का पूछा कि चांदी में भी इतना प्रीमियम फेड इंडिपेंडेंस का था, तो नहीं। चांदी में यहाँ पे जो प्रीमियम देख रहे थे हम, वो कॉमेक्स वर्सेस शंघाई एक्सचेंज का देख रहे थे। और वहां पे वो प्रीमियम जो है लगभग $15 से $18 तक जो है पहुंच गया था, कॉमेक्स वर्सेस शंघाई। मतलब फिजिकल डिलीवरी वर्सेस पेपर असेट जो हम कह सकते हैं। तो वो कहानी अभी भी यहाँ पे इंटेक्ट है। अभी जो कल के मार्केट की गिरावट आई है वो शंघाई एक्सचेंज के क्लोज होने के बाद आई है। तो अब चाइनीज मार्केट मंडे को किस रूप में ओपन होते हैं, और वो कॉमेक्स के ओपन होने के पहले हो जाएंगे मॉर्निंग में। तो अब चाइना के मार्केट इस करेक्शन को किस रूप में लेता है, या तो वो मार्केट इतना ही करेक्ट होते हैं, या अगर वो मार्केट इतना करेक्ट नहीं होते हैं तो फिर कॉमेक्स मार्केट को भी वहां से रिकवर होना पड़ेगा, वीरेन जी। जी सर, ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ा गेम चल रहा था, पिछले इंटरव्यू में भी हमने आपसे चर्चा की थी, चाइना वर्सेस यूएस। अभी आप जाते जाते आखिर में हमें ये बताइए कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। और जो लोग ट्रैप हो चुके हैं 4 लाख के भाव में, जैसे परसों नरसों भी हमने आपसे चर्चा की थी कि सर बहुत सारे लोगों ने पिछले 10 15 20 पिछले एक महीने में जिसने भी खरीदारी की है, वो तो अभी भी वहां पर ट्रैप ही है। तो जो लोग ट्रैप हो चुके हैं उनको क्या सलाह रहेगी? और दूसरा, अब यहां से आखिर में जाते जाते एक बार फिर अगर आप अपने लेवल्स रिवाइज कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रिवाइज मतलब आप रिपीट कर देंगे तो। देखिए, यहाँ पे जिन्होंने 29 दिसंबर को सोना या चांदी खरीदा था वीरेन जी, सोना और चांदी की कीमतें अभी भी उनके लिए हुए भाव से ऊपर है। लेकिन जनवरी के मंथ में, ड्यूरिंग द मंथ, अगर किसी ने पोजीशन ली है तो हो सकता है कि वहां पे कुछ लोगों की जो पोजीशन है वो अपने लिए भाव से नीचे होगी। और जिन लोगों ने 30 तारीख को या 29 तारीख को या 31 तारीख को पोजीशन ली है, तो निश्चित रूप से उनके लिए हुए भाव से जो मार्केट है वो नीचे होगा। सोने और चांदी की एक खासियत है कि जब भी मार्केट में इस तरह का फॉल आता है, तो हो सकता है कि मार्केट वहां पे कुछ समय के लिए पॉज लेता है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को मार्केट हमेशा ब्रेक करता है। ये आज से नहीं, सदियों से हम देख रहे हैं। तो निवेशकों को, यहाँ पे जो निवेशक हैं, उनको चिंता नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लंबे समय के लिए अगर कोई निवेश का प्लान किया है, तो उस अपने प्लान को यथावत रखें। इवन यहाँ पे वो टॉपअप करना चाहे तो कर सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद। जो नए निवेशक निवेश के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट लेकर के आया है। उनको एसआईपी की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडर हैं, जो केवल इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उनको अगले 1 से 2 वीक मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पहले भी हम बात कर रहे थे जब मार्केट टॉप पे था, तो ट्रेडर्स के लिए हम बार बार यहाँ पे क्वेश्चन नोट दे रहे थे कि उनको संयम रखना चाहिए। आज भी मैं यही कहूंगा कि उनको संयम रखना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। जब मार्केट 4 लाख के ऊपर था और वहां से हमने 70,000 की, लगभग इंट्राडे में 65,000 की चांदी में गिरावट देखी थी, तो उस दिन रात को भी हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने आपको यही बोला था कि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। 3,55,000 की चांदी वापिस वहां पे हमने 4 लाख भी सेम डे जाते हुए देखी थी। मतलब अगर निचले स्तरों पर किसी ने लिया था या ऊपर में कोई ट्रेप हुआ था, तो मार्केट ने उसको निकलने का मौका बिल्कुल दिया था। और गोल्ड में भी हम देख रहे थे कि वहां पे मार्केट ने वापिस जो है प्राइस निचले स्तरों से रिकवर किए थे। तो होता यह है कि आदमी की साइकोलॉजी, कोई भी ट्रेडर होता है उसकी ये रहती है कि वो नीचे के भाव पे खरीद ले और ऊपर के भाव पे बेच दे। तो मार्केट ऐसा होने देता नहीं है, क्योंकि मार्केट के टॉप और बॉटम किसी भी एनालिस्ट को पता नहीं होते हैं, किसी को भी पता नहीं होते। और अगर कोई एनालिस्ट बोलता है कि उसको मार्केट का टॉप और बॉटम पता है, तो ऐसे एनालिस्ट के ऊपर लोगों को विश्वास भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मार्केट के टॉप और बॉटम मार्केट डिस्कवर करता है। ये किसी एनालिस्ट बस इतनी कोशिश कर सकता है कि वो उसको उसके आसपास कहीं पहुंचने की कोशिश कर सकता है और समय रहते आपको आगाह कर सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से ही, और आप भी खुद, मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा हूं कई दिनों से, आप खुद निवेशकों को बार बार यहाँ पे अलर्ट कर रहे थे कि मार्केट काफी हाई लेवल पे है, तो आपको इन स्तरों पर संयम बरतना चाहिए और नई पोजीशन लेने में थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। जहां तक लेवल का सवाल है, तो मेरा मानना है कि मार्केट में जो सोने में हम $4,980 एक स्ट्रांग सपोर्ट मान रहे थे, वो मार्केट ने ब्रेक किया है। तो हमारा मानना है कि मार्केट अब कहीं भी 4,400 से $4,200 के बीच में एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में 1,37,700, 1,35,000 का जो रेंज है, वहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट था। हो सकता है कि मार्केट उसको ब्रीच करता हुआ नजर आए, लेकिन जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 1,27,000 से 1,30,000 की रेंज में रहेगा और मार्केट उसको होल्ड करता हुआ भी नजर आएगा। ऊपर में वर्ष 2026 में कीमतें फिर सोने की $6,000 तक जा सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहां पे भारतीय बाजारों में भी 2 लाख तक कीमतें जा। मनोज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हाँ वीरेन जी, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर मेरा एसआईपी के रूप में सोने और चांदी दोनों में निवेश रहता है। दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू।